नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाज़िर है। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊं, दो वीडियो है ये के बाद दोनों आपके सामने रखता हूं और चंद अहम इश्यूज़ हैं मेहमानों के सामने रखता हूं कि वो कैसा देखते हैं इन सिचुएशंस को। आपको नाज़रीन याद होगा कि फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 7 मुस्लिम ममालिक को मदऊ किया। पूरी दुनिया में बड़ा शोर मचा, वलवला मचाया गया और एक अमन मुआहदा 9 अक्टूबर को फ़ाइनल हुआ और 13 अक्टूबर को शर्म शेख में वो मुआहदा सामने आया और कहा गया है कि अब अमन हो गया है गज़ा में। और इसके ऊपर पूरी दुनिया में शोर मचा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस बुनियाद पर दूसरी बार सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामज़द कर दिया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तरतीब दी थी कि इज़राइल एक नाजायज़ रियासत है और 2 रियासत का जो आपके यूएनओ का ख्वाब है या जो रिक्वेस्ट है, वो ट्रूमैन को ख़त लिख के उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन एक रियासत है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में 2 रियासत को तस्लीम कर लिया था। तो ये जो अमन मुआहदा हुआ, जिसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रंप की तरफ से भी और इन मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो इसको आसमान पे उठा लिया। आइए ज़रा इस वीडियो में देखते हैं कि इस मुआहदे के बाद हुआ क्या। जिस तरह पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और ने खड़े होकर शर्म शेख में और दुनिया में तारीफ़ की है, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए है, 7 एशियन कंट्री में टॉप मोस्ट पाकिस्तान का नंबर है। जी, इसमें हमारे साथ जो गेस्ट हैं, 2 अहम गेस्ट हैं। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, साबिक सेनेटर, साबिक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स और सीनियर सियासतदान। दूसरे हमारे गेस्ट हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। पहली वो वीडियो आपने देखी जिसमें अमन मुआहदे के बाद चंद दिनों के बाद जो गज़ा में हुआ है वो आपके सामने है। हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरी दुनिया में शोर मचाया, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शर्म शेख में सलूट दिया एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो इस्लामी एटमी ताकत है, उसके वज़ीर आज़म ने न सिर्फ सलूट मारा बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बुनियाद पर, इस मुआहदे की बुनियाद पर इंसानियत का मोहसिन कहा और लाखों लोगों की ज़िंदगियों को सेव करने वाला कहा। और उसके बाद उन्होंने दोबारा नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया। और आपने अभी वीडियो में देखा कि उस मुआहदे का क्या असर हुआ। एक हिस्सा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में जो एशियन पॉलिसी है वर्क के हवाले से, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को उसने, मसलन आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई है। कैसे देखते हैं इन दोनों बातों को? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, पहली तो गुजारिश ये है, जो आपने शर्म शेख की बात की है, यकीन मानिए इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी एज अ पाकिस्तानी। ठीक है, एक अगर आपने किसी की तारीफ भी करनी है तो आप जाहिर है उसको एक अच्छे एक लिमिटेड उसमें भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने उनको जाके उनके गले लग गए, एक तरह का मैं तो कहूँगा कि वो छलांग मार के उनके गले लग गए जाके। और फिर जैसे आपने कहा कि उन्होंने नोबेल प्राइज का भी कहा और भी तारीफ की, सब कुछ किया। सवाल यहाँ ये आता है कि ये तमाम मामलात जो थे, आज पाकिस्तान का जो वकार और नाम बुलंद हुआ, वो मैं समझता हूँ कि उसका क्रेडिट इस हुकूमत को नहीं जाता, वो एंटायर क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के अफवाज को। चूंकि ये जितना वकार में इजाफा हुआ,
वो जो इंडिया के साथ आपकी 10 मई को वॉर हुई और आपने इंडिया के, भारत के दांत खट्टे किए, उससे पाकिस्तान का ग्राफ और लोगों की, यूरोप की, अमेरिका की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ दोबारा फोकस हुई। वरना अमेरिका तो आपको छोड़ के जा चुका था अफगानिस्तान में। असल सवाल ये है कि इतना आप दोबारा धंस रहे हैं, इतना दोबारा अमेरिका में घुस रहे हैं। ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप होने चाहिए, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर वेरी डियर एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स। मेरी मुराद चाइना से, कि आपने क्या एक मैसेज दिया जैसे आप इतने बेताब बैठे थे, और फिर तमाम आपने जो बातें वहां की या जो भी आप लोगों की मीटिंग्स में हुई बातें, मुझे ये बताइए पाकिस्तान के लिए क्या हासिल किया हमने अमेरिका से? हम खड़े हो गए उनके साथ जाके, जब भी कोई ऐसा मामला आता है अमेरिका हमें एक सीटी बजाता है और हम दौड़े दौड़े उसके पास चले जाते हैं। हमने पाकिस्तान के लिए इस खुसूसी जो एक इतना आजकल अच्छे रिलेशनशिप सो कॉल्ड जा रहे हैं, मुझे बताइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अमेरिका ने क्या ऐलान किया? अभी आपने जो ये वीडियो दिखाई कि जिस तरह वो वीजा की सैंक्शंस कर रहे हैं, और वो पाकिस्तानी अमेरिकन जो इस वक्त अमेरिका में हैं, जिस तरह उन पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है, तो ये तो एक ऑप्टिक्स हैं। ये तो एक समझ लेना कि एक फोटो सेशन कह लीजिए कि वो हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो अपनी तरफ घर चला गया, ये अपने इधर आ गए। मुझे बताइए कि क्या कोई हमें अमेरिका ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें कोई रिलीफ दिया है? मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक, अल्लाह ना करे कि जैसे हम बार बार इस्तेमाल होते रहे हैं इस खित्ते में दूसरी ताकतों के हाथों, और इस वक्त हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तलाश करना होंगे। एक आपका रीजन जो है, ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि आने वाला दौर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का है। उसमें जो ममालिक हैं, हमें उनके साथ अपने ताल्लुकात को ज़्यादा फोकस करना चाहिए बनिस्बत कि अमेरिका के साथ। अमन मुआहिदा का है जी, अमन मुआहिदा कहाँ गया सर? अमन मुआहिदा कहाँ गया? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, चलें जी, अमन मुआहिदा जो भी मुआहिदा हुआ उस पर चले। हमास और इजराइल जौन से हैं, उन्होंने अपना चलो एक अंडरस्टैंडिंग और शो की। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के साथ जो ये जफियां डाली गई हैं, उससे पाकिस्तान को के लिए इस हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ने क्या हासिल किया, मैं वो जानना चाहता हूँ। वो मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं कि क्या हासिल किया। मैं आमिर ज़िया का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ले लूं कि वो कैसे देखते हैं अमन मुआहिदा किधर गया। जो अभी मैंने वीडियो दिखाई जिसमें बताया गया है कि कितनी दफ़ा अटैक हुआ और कितने बारूद गिराए गए और कितने लोग शहीद हुए और किस तरह से हुआ। और फिर मैंने एक और वीडियो देखा है आमिर ज़िया साहब, जिसमें ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है एशिया के हवाले से, उसमें तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे सर? ठीक, तो किरमानी साहब ने बड़ा मुफस्सिल मेरे ख्याल में एक उन्होंने पेश किया है मंजरनामा। मैं 2-3 बातें ऐड करना चाहूँगा। नंबर एक कि जो हमारे शहबाज शरीफ साहब का जो एक उनके साथ शर्म शेख में जिस तरह से उन्होंने कैरी किया अपने आप को, मेरे ख्याल में जज्बात में वो बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड चले गए। और हमेशा ये होता है, जो मुझे किसी साबिक वज़ीर ने कहा था, फारकी वज़ीर ने, कि जब भी हम अमरीकियों से या उन ताकतों से निगोशिएट करते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें हमसे क्या चाहिए, हमें नहीं पता होता कि हम उनसे क्या चाहते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर सवालिया निशान है शहबाज शरीफ साहब की, तो गालिबन ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब पीछे चले जा रहे हैं कि अगर वहाँ से मिसाइल ऑफ अप्रूवल मिल जाती है तो उसका नतीजा जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी आएगा और इनकी जो सियासत है उसको एया हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर जिस तरह से इन्होंने, ठीक है अमेरिका से हम चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन आपको अपना एक डिग्निफाइड तरीके से कैरी करना होता है। आप तारीफ भी करते हैं तो बड़े सटल अंदाज से करते हैं, उसकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है बातचीत करने की। तो यहाँ जब भी बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि हैरत का इजहार किया, कुछ ने फुल्का भी उड़ाया कराची की जबान में, तो ये तो अपनी जगह हुआ। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त सूरत हाल की गज़र की, उसमें अगर कोई अमन मुआहिदा होता है जिसकी वजह से मतलब है ये रास्ता निकलता है
कि जी जो है फ़लस्तीनियों का जिस तरह से कत्लेआम हो रहा था, जो उन पे बर्बरियत जुल्म हो रहा था, उसमें कोई रुकावट आती है, रुकता है, तो खुशाइन था असूली तौर के ऊपर। और उसकी जब गारंटी दी जा रही है, मतलब है मुसलमान ममालिक कह रहे हैं कि जी वो ऑन बोर्ड हैं और खुदा आपका भला करे, अमरीका ऑन बोर्ड है, अगर इसराइल उसको वायलेट कर रहा है तो यकीनन उसके ऊपर जो है दुनिया को उसी तरह सरापा एहतजाज होना चाहिए और कहना चाहिए कि जी उस मुआहदे पर अमल दरामद हो। और वो वाकई आपने दुरुस्त फरमाया कि वो मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हो रहा उस तरह से। रोज हम सुनते हैं कि 2 दर्जन फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, मजीद बमबारी कर दी गई, और अभी तक जो इवन खाने पीने के जो है अशिया का आना है वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वहां पर बड़ी मुश्किलों से आ रहा है। तो वहां पर अभी तक बहुत ही हालात तंग है और उसके लिए मेरे ख्याल में मजीद फार डिप्लोमेसी की जरूरत है। हम लोग बहुत ज्यादा तालियां पीटने पे लग गई, मतलब है हमारी पूरा इशराफिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि उस चीज को एनफोर्स कराना, उस मतलब है अमन मुआहदे को जैसा भी है कमजोरी की हालत में किया गया, उसमें जाहिर है कि इजराइल को जो है उसने अपने आप को डिक्टेट किया, लेकिन भाई कम से कम ये तो हो ना कि फलस्तीनियों का मजीद कत्लेआम रुक जाए, तो वो भी नहीं रुका। तो ये दूसरा पहलू हुआ। तीसरा पहलू हुआ जो ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है, वो है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का। हमारे यहाँ लोग समझ रहे हैं कि जी भारत से ताल्लुकात उनके मुस्तकिल तौर पे खराब हो गए, जो मैं इस असेसमेंट से मेरा इख्तिलाफ है। मैं समझता हूँ कि अबूरी कुछ ऊपर नीच ऊंचा ऊंच नीच आई है भारत के साथ ताल्लुकात में, क्योंकि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर खित्ते में भी तो भारत ही है, और हमारा जो है ट्रांजैक्शनल किस्म का रिलेशनशिप माजी में भी रहा है और अब भी है, उसी तरह का है। और उसकी क्या प्राइस होगी, क्या कीमत होगी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि भाई ये तो नहीं हो रहा कि हम अपना जो पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड हमारा दोस्त है उसके एक्सपेंस पे तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इस चीज को क्लैरिफाई करके रखना है। और ट्रम्प साहब बहुत ही बिम्सिकल शख्सियत हैं, वो खुश होते हैं, वो नाराज होते हैं, वो रूठते हैं। उसको ये समझना चाहिए कि ये पॉलिसी जो होगी कई बरस के लिए होगी, आने वाले दिनों के लिए, तो एक सवालिया निशान है किसी भी बात के ऊपर जो है उनकी। आप देखेंगे कि वो कब फैसला बदल देते हैं, हमें नहीं पता उस चीज का। हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो निगोशिएट किया कोई श्योरिटीज ली हो, हमें नहीं पता कि किस कीमत पे ली है। उसके लिए आप अपना कहते हैं मिनरल्स को वो कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं, और भी आपके जो भी चीजें हैं। तो ये सारे डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी सवालिया निशान है। और मुझे एक समझ में नहीं आता, हम क्यों पाकिस्तान की तरक्की, मेरा आखिरी नुक्ता है, क्यों पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता पहले हम चीन से देखा करते थे, जी सीपैक आ गया तकदीर बदल जाएगी, लेकिन नहीं बदली हमारी तकदीर, बल्कि और मसले में आ गए हैं। उसी तरह हम अमेरिका को देखते हैं, कभी सऊदी अरब की तरफ हम देखते हैं। हम भी क्यों नहीं देखते कि जी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता पाकिस्तान के अंदर से गुजरेगा। जब तक आप अपने इनहेरेंट कंट्रडिक्शंस को दूर नहीं करते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आते, रिफॉर्म्स नहीं करते, हुक्मरान शराफी अपना रवैया नहीं बदलती, आप कितनी ज्यादा बगलगी हो जाए, यही सवाल या बिल्कुल आमिर ज़िया साहब, यही सवाल मैं आसिफ किरमानी साहब की तरफ लेके चलता हूं और दो अहम चीज़ों को सामने रखता हूं। एक, ये आपके हैनले एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो की जानिब से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी से ये सवाल करता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। और उसमें बताया 225 में 226 ममालिक में से 222वां नंबर पाकिस्तान का है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे कम लीस्ट रेजिलिएंट ममालिक में शामिल है, गैर मुस्तहकम ममालिक में। रिपोर्ट के मुताबिक, ये अब सुनने वाली बात है आप दोनों मेहमानों का, और इसी पे मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अमल है जो हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत की जो तबाही है, वो उसकी वजूहात बता रहा है। वो सियासी अदम इस्तेहकाम एक, कमज़ोर तर्ज हुक्मरानी दो, कानून व रेगुलेटरी ख़तरात, और इसके बाद इख्तरात यानी इनोवेशन की कमी और समाजी तरक्की की कम सतह पे ये जो रेजिलियंस को मुतासिर कर रहा है। यानी इसमें सियासी अदम इस्तेहकाम भी आ गया, मौशी इस्तेहकाम भी आ गया, आइनी बहरान भी आ गया, और दूसरी तमाम चीज़ें आ गई। अभी मैं एक और चीज़ भी देख रहा हूँ, और वो ये देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने, डॉक्टर आसिफ साहब, अपने एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ को, जो एक्सपोर्ट रुक चुकी है, मुंजमद हो चुकी है और इंडस्ट्रीज़ तबाह हो गई है, 187 फैक्ट्रीज़ पंजाब में बंद हो गई है, उसके लिए उन्होंने, शरीफ हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 8 न्यू वर्किंग ग्रुप टू रेस्क्यू
export and industries from a complete collapse after several of his mostly foreign funded economy plan have failed to revive investment and growth। ये 8 ग्रुप बनाया, क्या कहेंगे अब आसिफ किरमानी साहब इस पे? डॉक्टर साहब ये बड़ी ही एक तशवीशनाक है सूरत हाल, लेकिन मैं इसमें एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, जिन मुल्कों में या जिन ममालिक ने भी तरक्की की, जिनकी हम मिसालें देते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप हो, देखे ना, चाहे वो यूके हो, ये सारे तबाह हाल मईशतों से ये लोग निकल कर बाहर आए क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि तरक्की का राज क्या है, सियासी इस्तेहकाम का राज क्या है, मईशत माशी इस्तेहकाम का राज क्या है। वो राज क्या पाया उन लोगों ने? रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की पाबंदी। आप मुझे ये बताइए कि आपका बाहर का इन्वेस्टर तो दूर की बात है, आपके तो यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। वो अलहदा बात है कि जिसको वीजा नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है कि आज अगर ये यूरोप, अमेरिका और दूसरे ममालिक मिडिल ईस्ट जो हैं ये वीजा ओपन पॉलिसी कर दें तो आधा मुल्क खाली हो जाएगा आपका। अब सूरत हाल ये है कि ये सारी चीजों को रोकने के लिए, जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना, कि कोर्ट्स आर फंक्शनिंग। भाई, जब अदालतों में, क्या अदालतों में इंसाफ मिल रहा है लोगों को? क्या लोगों का सरमायाकारी जो है वो महफूज है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दरअसल डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैं हमेशा रो रहा हूं, मैं चीख रहा हूं इतने अरसे से, लेकिन मेरी आवाज इतनी तवाना नहीं है कि पाकिस्तान जिन लोगों के लिए बना था वो तो सड़कों पे, फुटपाथों पे धिक्के खा रहे हैं। यहाँ इलीट कैप्चर है, यहाँ एक जो कह लेना अपना आपका जो सरमायादार है, जो जिस सनती वडेरा है, जो इल गॉटन मनी है जिसके पास, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपका एक बहुत ही खोखला अदालती निजाम है। जब ये सूरत हाल आप देखते हैं अपने दाएं बाएं, तो मुझे बताइए आप कि आप कैसे माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं जब सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है। सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम के लिए एक आजाद अदलिया का होना अशहद जरूरी है। क्या हम दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि अदलिया आजाद है? जैसे भी आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई वो अमेरिका से ताल्लुकात के बारे में कह रहे थे, मुझे एकदम याद आ गया वो उसने कोलिन पावल ने कहा कि कॉन्डोलीजा राइस ने शायद कहा, दोनों में से मुझे करेक्ट कीजिएगा, उसने कहा हमने तो 2-3 बातें कही थी, 7 इसको भेजे थे हमने मुशर्रफ को, डिमांड्स 7 डिमांड्स, हम तो 2-3 हमें चाहिए थे, हमने तो वैसे इन्फ्लेट किया, उसने बगैर देखे 7 डिमांड्स पूरी कर। उसका क्या नतीजा निकला कि आज भी दहशतगर्दी जो हम 9/11 की उसकी जंग में गए, और अगर उससे पहले जाएं तो हजरत ज़ियाउल हक साहब जो हमें झोंक गए, इस तोहफे दे के गए जिस किस्म के, आज वही अफगान 30-40 लाख जिनको हमने केटर किया, वो आज हमें तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हमारी पॉलिसियां जौन सी थी वो डंग टपाऊ रही हैं पॉलिसियां। हमने अपने वक्ती मफादात देखे, हमने लॉन्ग इंटरेस्ट नहीं देखा मुल्क का, और अल्टीमेटली यहाँ पिछले, मैं अगर कहूँ 3-3.5 दहाइयों से डॉक्टर साहब, मैं वो खुश नसीब हूँ जिसने एक लिबरल, टॉलरेंट और बड़ा बैलेंस्ड पाकिस्तान भी देखा है, और मैं वो चलें जैसा भी कह लें, मुझे ये भी देखना पड़ रहा है। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा, उसके बाद आमिर ज़िया साहब की तरफ आता हूँ। इसी सवाल को लेके कंटिन्यू करेंगे, पूछेंगे उनसे कि क्या सिचुएशन है। एक छोटे से ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब की ही स्टेटमेंट को यहाँ से उठा के इस तरह आपके सामने रखता हूँ कि किसी भी मुल्क में जस्टिस अगर हो, रूल ऑफ लॉ हो, तो उससे सियासी इस्तेहकाम पैदा होता है, और सियासी इस्तेहकाम हो तो मुआशी इस्तेहकाम होगा और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं
कि हमारे जो जस्टिस का निज़ाम है वो तबाह हो चुका है। 26वीं तरमीम के बाद कहा जा रहा है कि अदालतें तो ख़त्म हो चुकी हैं, इंसाफ कहाँ से मिलेगा। दूसरा, जब जस्टिस ही ख़त्म हो गया तो सियासी इस्तेहकाम भी ख़त्म हो गया, और अगर सियासी इस्तेहकाम ख़त्म हो गया तो मौशी इस्तेहकाम तबाह हो गया। आज आप देख लें, जो मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है कि पाकिस्तान दुनिया के कमज़ोर तरीन और गैर मुस्तहकम ममालिक में शामिल 226 ममालिक में से 222वें नंबर पे है। वज़ीर आज़म को 8 वर्किंग ग्रुप बनाना पड़ रहा है अपनी एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ को 187 इंडस्ट्रीज़ पंजाब में बंद हो चुकी हैं। 30 लाख अफराद मुल्क से बाहर जा चुके हैं। FDI 50 साल के अरसे में इतना कम नहीं हुआ जो अब हुआ है, और 95,000 अरब उसके वाजबात और कर्ज हम जा चुके हैं। 37% इस वक्त आपके बेरोज़गारी है नौजवानों में, और आम पाकिस्तानियों में 24%। 45% से ज़्यादा गुर्बत ऊपर जा चुकी है। 700 टमाटर, 250 चीनी, 2,500 का एक गंदम का थैला, इसके अलावा और बहुत कुछ। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने मेरे ख्याल में जो मंजरकशी की है, पाकिस्तान बुरान से नहीं बल्कि बुरानों का शिकार है। और जो सियासत में एक टर्म आई ना कि पॉली क्राइसिस, कि एक बुरान दूसरे बुरान को फीड कर रहा है, कि हमारा सियासी अदम इस्तेकाम जो है हमारी मईशत को खराब कर रहे हैं, मईशत जो है सियासी अदम इस्तेकाम लेकर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा खराब है, हम देखते हैं कि जी पॉलिसीज में तसलसल नहीं है, हमारा कानून का निज़ाम खत्म हो गया है। ये तमाम बुरान है, और हमें डोर का सिरा नहीं मिल रहा है कि कहां से चीजों को दुरुस्त करना शुरू करें। आप देखिए, मईशत की बात करते हैं, अब मईशत का एक बड़ा ही लोग दावा करें कि जी हमने यह कर दिया और हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आ गए, एक दावा है उनका। लेकिन अगर हकीकत की उससे देखा जाए तो आप जो है मतलब लोगों को फ्रेब दे रहे हैं। कुछ आपने फिगर्स कोट किए, गुर्बत 45% है, सैलाब के बाद डॉक्टर हफीज पाशा जैसी शख्सियत कहती कि जी गुर्बत जो है 50% होने का इम्कान है, यानी कि हर दूसरा पाकिस्तानी जो है खत्ते गुर्बत से नीचे रह रहा होगा। सबसे दिलचस्प बात ये, और मेरे ख्याल में ये सवाल हम सबको उठाना चाहिए अपने अपने प्रोग्राम्स में। हम एक तरफ कहते हैं कि जी हमें जो है मतलब है हम निजकारी करेंगे, हम PIA को फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है ना, बड़ा उसके लिए एक बार कोशिश हुई, नाकाम हो गए। मगर दूसरी तरफ सरकारी सतह के ऊपर पंजाब एयर आप लेकर आ रहे हैं, तो कोई इस कहते ना, इज देयर एनी मेथड टू दिस मैडनेस, कि आप जो है कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप कह रहे हैं कि जी हमें जो है एक्सपोर्ट बढ़ानी है और इंपोर्ट का हमारा, लेकिन आप जो इंपोर्ट पॉलिसी लेकर आते हैं उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को आप कंजम्पशन ड्रिवन मुल्क बना रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता कि सेकेंड हैंड गाड़ियों की दरामद की इजाजत हो, आप वो दरामद की इजाजत दे रहे हैं। कल को जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो हम छोटी मोटी करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, वो प्लांट्स बंद होंगे, उनका कारोबार तबाह होगा, तो आप मातम करेंगे जी हमने तबाह कर लिया। तो इनकी हर पॉलिसी जो है खुदकुश है। मैं सिर्फ दो ही का सवाल कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सवाल है और आज के सवाल है कि भाई PIA बंद कर रहे हैं, PIA फरोख्त कर रहे हैं आप, तो फिर सरकारी स्तर पे पंजाब की गवर्नमेंट एयर पंजाब क्यों लेकर आ रही है? पॉलिसी डिसीजन या तो ये आप करें कि जी हम जो है हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ठीक है ना, और सरकारी स्तर पे इदारे नहीं चलेंगे, लेकिन एक तरफ आप नए इदारे बना रहे हैं, फिर उनका बेड़ा गर्क होगा, मजीद वो लॉसेस करेंगे, कुछ साल बाद आप उनको फरोख्त कर रहे होंगे। एक बात। फिर दूसरी बात, दुनिया भर में होता है कि हमारा बहुत बड़ा मसला है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स है नहीं कुछ, जैसे कि भी उन्होंने कोशिश की है। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ेंगी कैसे और इंपोर्ट कम कैसे होंगी? क्योंकि आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाने ही नहीं चाहते। आप पाकिस्तान को ईजी मनी, क्योंकि आपको वो ड्यूटी लेना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, आप कहते हैं लाओ जी इंपोर्ट करो। और हत्ता कि अब जो इन्होंने 7,000 एक लिस्ट जो है उनकी, वो कहते हैं उनको इंपोर्ट करने की इजाजत दी है, जो आपकी सामान तय्युश है उसको आप इंपोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं। आप क्यों नहीं कंट्रोल करते? हर चीज में आप कहते हैं जी IMF की शर्त है। या तो मेरे ख्याल में हमें IMF से पूछना चाहिए कि आपने इनको कहा है कि जी सेकेंड हैंड गाड़ियां आप इंपोर्ट करें 5 साल पुरानी, और वो एक खुदकुश पॉलिसी है। तो मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी इनकी पॉलिसी उठा के देखिए, उस पर कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें आपको एडोकिज्म नजर आ रहा है, उसमें एलीट कैप्चर बिल्कुल है हमारे यहाँ। हम उन्हीं लोगों से कहते हैं कि समझ रहे हैं कि वो हमें ठीक करेंगे जो इस नुकसान के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एनर्जी सेक्टर का बेड़ा गर्क किया। हमें पता है किसने किया है, कौन किसने जो है हम महंगी बिजली खरीदने पे क्यों मजबूर हैं, कैपेसिटी पेमेंट हम क्यों कर रहे हैं, किस पार्टी की वजह से कर रहे हैं? नून लीग की वजह से कर रहे हैं।
साहिवाल में प्लांट अगर लगाया है इन्होंने, कोल फायर्ड पावर प्लांट किसने लगाया? इन्होंने लगाया। अब इन्हीं साहब वो कह रहे हैं कि जी तो करते कि अभी ठीक भी कर देंगे। जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उन्हें पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनाकर पेश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मसला है। इसी वजह से इत्मीनान की कमी है, लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी भाग रहा है। आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ा दी है। आप मतलब मैं अभी कल बिजनेसमैन से बात कर रहा था, इतने जितने आपके बड़े ग्रुप्स हैं वो इतने परेशान है यहाँ पर काम करने से। जो निकल सकता है वो निकल रहा है, जो अपने आप को डिसइन्वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है। बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियां जा रही हैं आपके पास से। पीएनजी लेटेस्ट थी, उसके बाद आईजी आई गई, उससे पहले एक तवील फहरिस्त है आपके पास। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और इनको तो कहते हैं कि वो एहसास ज़िया भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि जी मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, हम मईशत को ठीक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता मईशत को कहाँ पे ठीक कर रहे हैं, कैसे ठीक कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट को ही दिखाते हैं एज अ रोल मॉडल। स्टॉक मार्केट में जहां पे कोई कंपनी रजिस्टर नहीं होती, नहीं, ठीक है ना, जहां पे कुछ ही उन्हीं कंपनीज में काम हो रहा है। जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी स्टॉक मार्केट की रॉयटर्स में 94 में, उस वक्त कंपनीज की तादाद ज्यादा होती थी, आज झटके कम हो गई है। उस वक्त 800-900 हुआ करती थी, अब मेरे ख्याल में 500-600 के करीब है, ठीक है ना। ठीक कर क्या रहे हैं, उनको पता नहीं क्या, हमें हमारे सामने डेटा नहीं है। ठीक है। मैं आता हूँ डॉक्टर आसिफ साहब। मैं किरमानी साहब ज़रा इस इशू को भी चाहता हूँ मैं आपकी राय ले लूँ। अभी आया है सर कि लाहौर सफ़र्स फ्रॉम वेरी अनहेल्दी एयर क्वालिटी एज पोल्यूशन लेवल रीच अलार्मिंग हाइट। यानी इस वक्त जो AQI की जो इंडेक्स आया है उसमें लाहौर टॉप मोस्ट सिटी है इस वक्त आलूदगी का, जहाँ पर तबाही है। फिर मेरा ये सवाल है सर, एक तरफ ये सिचुएशन है लाहौर की, दूसरी तरफ हमें ये तासुर दिया जाता है कि लाहौर में बहुत का इस स्मोक के हवाले से भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी कि हमने जी चाइना से या जापान से बड़ी मशीनें कर ली हैं और अब पाकिस्तान में स्मोक नहीं होगा, तो लाहौर तो टॉप मोस्ट आ गया। और इसके अलावा पंजाब के बाकी शहर टॉप मोस्ट हैं दुनिया के हवाले से। दूसरी तरफ ये जो गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात हो रहे हैं, ये मुझे बताइए सर कि अगर आपने तरक्की की है, पाकिस्तान पंजाब को बदल दिया है, पंजाब में आप बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, आवाम आपको बहुत चाहने लगे हैं, प्यार करते हैं आवाम आपको, आपने आवाम को बहुत कुछ दे दिया है, तो फिर ये बताइए कि आप जमाती इंतखाब से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि असल फैसला तो आवाम ने करना है ना कि आपकी कारकर्दगी कितनी दुरुस्त है या कितनी गलत है। क्या कहेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, आवाज आपकी टूट गई। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है जी, आ रही है मुझे। सवाल अच्छा, मेरा जी सर, मेरी आपकी आवाज आ रही है। जी मैं ये बल्दियाती पर पहले जवाब देता हूं और स्मोक पर बाद में देता हूं। देखिए ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है डॉक्टर साहब कि एक इस वक्त जमाती निज़ाम है ना। 2024 का जो इलेक्शन हुआ वो जमाती बुनियादों पर हुआ बज़ाहिर, ठीक है ना जी। अच्छा, यानी एक जमाती बुनियादों पर जैसे तैसे भी हुकूमत वजूद में आई, वो इतनी खौफजदा है कि वो गैर जमाती इलेक्शन में जाना चाह रही है। वो तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये इनके अंदर का एक खौफ है। और क्या खौफ है कि जैसे ये समझते हैं शायद कि गैर जमाती इलेक्शन करवा के ये अपनी मर्जी के नताइज ले लेंगे। डॉक्टर साहब ये टाइम फिश हो जाएगा इनका मामला। चूंकि जो 2024 का इलेक्शन हुआ है उसमें तो एक जमात को इन्होंने एक गैर जमाती तौर पे लड़ी थी ना। वो जमात जो पीटीआई है वो 2024 के इलेक्शन में तो उनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं था, हेडलेस थी वो तो। लेकिन लोगों ने ढूंढ कर, इतना गुस्सा था लोगों में कि उन्होंने, किसी का निशान चिड़िया है, किसी का नाम तोता है, किसी का नाम मैना है, उन्होंने ढूंढ कर वोट डाले। लेकिन ये इनका खौफ बता रहे। जैसे आपने कहा कि कारकर्दगी अगर होती बबांगे दहल, वो कहते कराओ जी जमाती इलेक्शन, हम तो मेजॉरिटी में आएंगे। लेकिन अगर ये मेजॉरिटी वाली हुकूमत होती तो ये जरूर बल्दियाती इलेक्शन भी जमाती बुनियादों पर कराती। चूंकि इनकी घुट्टी में वो गैर जमाती इलेक्शन है
इनकी जीन्स में वो गैर जमाती इलेक्शन है जो 1985 में हजरत ज़ियाउल हक साहब ने करवाया था। अब ये वो तजर्बा जौन सा है बल्दियाती इलेक्शन पर लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इन हथकंडों से कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब। पब्लिक का मूड जौन सा है वो चेंज हो चुका है। आमिर ज़िया साहब, ये जो गैर जमाती बुनियाद पर फैसला हुआ है, और वो भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने कानून पास किया है और ये वो कानून है बिल्कुल चरबा है, जैसे कि डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने कहा ज़ियाउल हक साहब के गैर जमाती का, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और इसको पीपल्स पार्टी जो खाक और खून की बात करती थी जमहूरियत के हवाले से, वो इसको सिग्नेटरी है, गवर्नर सिग्नेटरी है। तो ये बताइए, क्या ये खौफ है, यही इनकी कोई हिकमत अमली है? और ये भी कहा है कि आज़ाद लड़ने के बाद 3 दिन के अंदर जो आइन का हिस्सा नहीं है, कानून में नहीं है कि आप किसी भी जमात को ज्वाइन करें। तो जाहिर है यार, आप पंजाब में बैठे हो, आपकी हुकूमत है, हर आज़ाद अरकान आपके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या है सर? भाई देखिए, एक तो बड़ी हैरत की बात है कि हमारे यहाँ बाज इशू जो है वो कभी कहते उनका क्लोजर ही नहीं आता। हम अब तक, हमारी अशराफिया ये फैसला ही नहीं कर सकी कि भाई हमारे यहाँ जो है थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्दियात जो है कैसे चलनी है। आप देखिए कि हर वक्त इन पर तजर्बा होता रहता है और कोशिश होती है कि कैसे इनको जो है करप्ट किया जाए, कैसे इनको बेअसर किया जाए। सिंध हो, पंजाब हो, और जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बुनियादी तौर पे जो थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी उसके खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते कि जो है पावर्स, ताकत जो डिवॉल्व होकर निचली सतह पर आए। हम सिंध में अपनी हालत देख चुके हैं, सिंध को भुगत रहे हैं कि उन्होंने क्या हरकत किया। वहां पे बिल्कुल बेसर किस्म की लोकल बॉडीज है। पंजाब की अगर आप बात करें, वहां पे भी सूरत हाल है। और बिल्कुल किरमानी साहब की मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि इनकी अवाम में स्टैंडिंग नहीं है, तो उन्होंने एक अपना एक शॉर्टकट निकाला है कि जी हम गैर जमाती कराएंगे, फिर लोगों की हम आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, जो जीते होंगे उनको कहते हैं ना भर भर के जो है गाड़ियां भर भर के, कुछ को खरीद के, कुछ को धमका के, कुछ को डरा के हम जो है शामिल करेंगे हुक्मरान पार्टियों के अंदर, और हमारी हुकूमत जो है माशाल्लाह चलती रहेगी। तो आप जब हर चीज को करप्ट कर देंगे, तो मैं फिर सवाल करूंगा जी मेरे वोट डालने का फायदा क्या है। आप भी सवाल करेंगे कि जी हमने वोट किसको डाला और वो उस वोट बैलेट में से निकला क्या, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा दिलचस्प, एक अजीबोगरीब चीज हो रही है, और आप पूरे सिस्टम पे से लोगों का एतमाद पहले ही खत्म हो गया, मजीद उसको तबाह कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सिर्फ इनका फरार है, इनकी बुजदिली है, इनकी करप्शन है। बिल्कुल ये करप्शन ही हुआ ना, इंटेलेक्चुअल करप्शन है, मॉरल करप्शन है। ये एक तो फाइनेंशियल करप्शन को रोते हैं, इनकी मॉरल और इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है यहाँ पर। तो उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हम क्यों नहीं तय कर लेते? अभी भी बात लोग आपसे कहते हैं जी छुट्टी जुम्मे को होगी, इतवार को होगी। हमारी कुछ बहस जो खत्म ही नहीं हो रही होती है। तो भाई लोकल बॉडीज करनी है तो आप खत्म कर दें लोकल बॉडीज। आप कहिए हमें जरूरत ही नहीं है, हम ही चलाएंगे, और मतलब है जो कराची होगा और लाहौर होगा वो एक मतलब है सारी ताकत इनके पास होगी, और बाकी हम सब गुलाम इब्ने गुलाम है। इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं है, जिसको चाहे आप मतलब उसने करिश्मा साज करें, जिसको चाहे लाएं, जिसको चाहे जितवाएं, इसी तरह से जितवाएं। हम कौन होते बोलने वाले? डॉक्टर साहब हमारे आपकी हैसियत अब है क्या? जी मैं आता हूँ, ज़रा उनसे एक कमेंट्स ले लेता हूँ इस सूरत में, फिर आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर आसिफ साहब, अभी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में बड़ा धुंधार जो है वो फायर शुरू हो गई थी, और फिर मामलात जो है वो जनाब मोहसिन नकवी साहब ने दोनों को, आसिफ जरदारी को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बैठाया और मामलात को नॉर्मलाइज किया। आपने देखा ये अमल। दूसरा ये मुझे बताइए कि अब पीपल्स पार्टी ने कहा है कि 1 महीना आपके पास है, अल्टीमेटम दिया है मौजूदा हुकूमत को कि अगर आपने हमारे वो मुआहदे पर अमल नहीं किया तो फिर हम आखिरी फैसला करने जा रहे हैं, वो छोड़ने जा रहे हैं। आपको कैसे लगता है सर ये सब चीज़ें? सर ये सारी नूरा कुश्ती है। जब आपकी ख्वाहिशात होती हैं, डिमांड्स होती हैं, तो फिर आप ऐसी बातें करते हैं, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी कैसे छोड़े मुझे बताइए। सदर उनका, गवर्नर उनके 2 सूबों में, 3 सूबों में बल्कि, अच्छा चेयरमैन सेनेट उनका, ठीक है जी। तो ये सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, ये पावर पॉलिटिक्स में चलते रहते हैं।
ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे की ज़रूरत हैं। इनमें से एक भी इधर-उधर हिला तो ज़ाहिर है निज़ाम नीचे गिर जाएगा। तो मैं नहीं समझता ये कोई इनके ज़ाहिर है कोई काम-शाम रुके होंगे, तो वो कह रहे होंगे कि जी अब हम फिर नहीं रहेंगे। अक्सर ये कई दफ़ा हुआ है, ये माज़ी में भी होता रहा है और जब वो ठीक हो जाएगा, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स, खत्म बस। ये कौन से कोई कौमी मफादात का टकराव है? ये ज़ाती मफादात की लड़ाई होती है जी, ये ज़ाती मफादात हैं। वो जब तकमील उसकी हो जाती है तो फिर शेर व शक्कर हो जाते हैं ये लोग। इसलिए मैं इसको सीरियस नहीं लेता, मैं इसको नूरा कुश्ती कहूँगा। अरे डॉक्टर आसिफ साहब, अभी सुनने में आ रहा है कि इस आज़ाद कश्मीर में हुकूमत अदम एतमाद ला रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए उनके पास तो नंबर्स ही नहीं, पहली बात। अब कोई जादू की छड़ी आएगी, कोई जेब में से वो क्या इसको कहते हैं, एक जेब में से रुमाल निकाल के और दूसरी जेब में से कोई कबूतर निकालेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि इस वक्त वहाँ पीपल्स पार्टी अक्सरियत में नहीं है, उनके पास नंबर्स नहीं है। पीएमएलएन कहती है हमने अपोजिशन में बैठना है, तो फिर क्या होगा मुझे बताइए? पावर पॉलिटिक्स होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, वही आर्म ट्विस्टिंग होगी, मुराद का एक और नया दरवाजा खुलेगा, अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो इसी तरह फिर इनके अल्ले तल्लों पे चला जाएगा। बस अल्लाह अल्लाह खैर से। नंबर्स या तो कहें ना पीपल्स पार्टी पास, डू दे हैव द नंबर्स? नो, नो दे डोंट हैव द नंबर्स। ठीक है, ज़िया साहब ये बताइए कि ये जो लड़ाई है वाकई आप समझते हैं नूरा कुश्ती है, या ये वाकई अपने मुआहदे की पासदारी चाहते हैं जो कि नून लीग ने हुकूमत बनाते वक्त इनको एश्योर किया था? एक, और दूसरा, आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं, ये जो अदम एतमाद का सिलसिला शुरू होने वाला है? अब ये इसको आप नूरा कुश्ती कह लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जबर की शादी है, मजबूरी का सौदा है। ये लोग जो है दोनों पार्टी तनख्वाह पे काम करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त बी टीम का किरदार अदा कर रही है नून लीग का, और अगर वो समझते हैं कि जी इसको हम अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके पंजाब में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहां पे मरियम नवाज और उनका कैंप इस बात की उन्हें इजाजत नहीं देगा। तो इनहेरेंट कंट्रडिक्शंस हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन जिसकी जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है उस पर ये दोनों पार्टीज काम करती रहेंगी। और मरियम नवाज और उनका कैंप बहुत हॉकिश है, वो पीपल्स पार्टी को ये समझ रहे हैं कि जी असल लड़ाई कहां से शुरू हुई थी ना, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड से, के उसके के पैसे किस तरह बांटे जाएंगे सलाबतगान में, उस पर बात हुई थी। पीपल्स पार्टी चाहती थी हमारा भी बेनजीर इनकम के ऊपर नाम पे होगा तो हमारा आ जाएगा। तो जाहिर है कि बेनजीर इनकम एक तो उसकी फादियत पे बहुत सारे लोग बिल्कुल दुरुस्त सवालिया निशान उठाते हैं कि वेदर इट इज अ गुड प्रैक्टिकल प्रोग्राम और नॉट, ये एक अलग बहस है, लेकिन इस पे कीजिएगा कभी। तो एक तो ये बात हुई, तो वहां पे बात शुरू हुई थी, और वो मेरे ख्याल में मरियम उनको उस बात पे बिल्कुल लचक नहीं दिखाएंगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह से शोर वोर मचाएगी, कुछ इनको जरूरत होगी कोई कंसेशन ले लेंगे कहीं और, यहाँ से नहीं मिला कहीं और ले लेंगे, तो इसी तरह चलते रहेंगे उस वक्त तक कि जब तक कि इनका ये जितने भी बरस इनके जितने महीने बरस गुजर नहीं जाते। तो यहाँ तो बिल्कुल मैं इस बात पे क्लियर हूँ कि ये लोग जो है साथ ही चलेंगे और आपस में इनमें ही चलता रहेगा, फ्रेंडली फायर एक दूसरे पे करते रहेंगे। आप इसको नूरा कुश्ती कहें, वो लवर्स कर्ल कहें, जो मर्जी कहें। जो मतलब है कश्मीर में हो रहा है, आजाद कश्मीर में, वो हमारी जमहूरियत के एक और सियाह बाब है। अगर हमारी इसी तरह जमहूरियत को चलना है, चीजों को मैनेज होना है कि आप वोट किसी को देंगे और जनाब फिर मैनिपुलेट होकर कोई और आ जाएगा, तो ये उसी की शक्ल है। और माशाल्लाह पीपल्स पार्टी तो बड़ी माहिर है, मतलब है अक़लियती हुकूमतें बनाने में और चलाने के अंदर, और जिस तरह से वो सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये एक तरह से उनको वो दिया है, नवाज़ी की गई है उन पे। ठीक है आसिफ, डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, आखिरी 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 एक आध मिनट है, 31 मिनट के करीब है। मुझे सर ये किसी ने सवाल किया था कि ये ज़रूर सवाल पूछिएगा कि सियासत से शुरू की और आखिरी जो आजकल की सियासत उन्होंने की है उससे बड़ा इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि मुस्लिम लीग नून को एक ताकतवर जमात बनाने में का बहुत बड़ा किरदार है, और उन्होंने अपनी जमात को, मुस्लिम लीग नून को पंजाब में इतना मजबूत कर दिया था कि तूती बोलती थी। सवाल का अहम जुज़ अब शुरू होता है कि वो जमात जो इतनी ताकतवर थी उसको और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिसी से दफन कर दिया है। आप क्या कहेंगे सर इस पे? 1 मिनट सर आपके पास। इसमें कोई शक नहीं
इस जमात को हर शहर, गली, मोहल्ले, देहातों, कस्बों में एक मकबूल आम मुस्लिम लीग जो हमेशा ड्राइंग रूम की जमात रही है, उसको अवामी जमात बनाया। लेकिन फिर कभी इसमें मैं समझता हूँ बड़े एहतराम के साथ कि आज जिस हालात में मुस्लिम लीग नून पहुंची है, वहां जहां मैं कहता हूँ कि खुशामदी टोला है जिन्होंने गलत फैसले करवाए, लेकिन फैसले तो बिलाखिर ने किए ना, फिर एंडोर्स तो उन्होंने किए। तो इस जमात की मकबूलियत के भी जिम्मेदार साहब थे। आज अदम अगर मकबूलियत है तो उसका भी मैं समझता हूं कि जिम्मेदार फिर कायद ही होता है, लीडर ही होता है। की मर्जी से हुआ जो भी हुआ और उसका नताइज आपने देख लिए थे। जब आप असूल से हट जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज बहुत करेंगे, शुक्रिया। वोट को इज्जत दो के नारे को छोड़ने के फिर नतीजे बहुत शुक्रिया आप दोनों, सामने। ये निकलेंगे। दोनों मेहमानों का वक्त तम हो जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।